हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी, चैप्टर 3 स्टार्ट किया था कल हमने और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था भाई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम। पहला पार्ट भी इसका हो गया था और इसका आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। जो ग्राफ के क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली बताना था। पहले क्वेश्चन में आपके दो पार्ट थे ग्राफिकली के और दोनों पार्ट आपके सोल्व हो चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a/a2 b/b2 and c/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तीन कंडीशन बतानी है, या तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, या लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। इंटरसेक्ट मतलब कट करेंगे एक दूसरे को एट ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे भाई। लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, एट ए पॉइंट, पैरेलल कब होती हैं और आपकी कोइंसिडेंस कब होती है। यदि मैं यहाँ से ग्राफ की बात करता हूँ, ठीक, ग्राफ की बात यदि मैं करूँ तो यहाँ से दो लाइन होंगी, एक लाइन यहाँ गई और एक लाइन आपकी यहाँ। ठीक है, तो इन दो लाइन ने आपस में कहाँ पर कट किया, आप कहोगे सर इन दो लाइन ने आपस में यहाँ। ठीक है, तो ये दो लाइन आपस में यहाँ कट कर रही हैं। तो एक पॉइंट पे कब कट करती हैं, जब इस वाली लाइन की वैल्यू अलग होगी सारी और इस वाली लाइन की वैल्यू अलग होगी। जैसे मैंने आपको कल ग्राफ बनाकर दिखाया था, तो वहां से एक इक्वेशन की वैल्यू अलग ली थी और दूसरे इक्वेशन की वैल्यू अलग ली थी। तो जब ये वाली लाइन है, इसकी वैल्यू सारी की सारी अलग होंगी, इसके पॉइंट्स अलग होंगे और इसके पॉइंट्स अलग होंगे, तब ये क्या करेंगी, एक दूसरे को एट ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ऐसे ग्राफ के शायद आपको अच्छे से समझ में आए, याद करने रटने वाली कोई जरूरत नहीं है। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू अलग होंगी, तीनों की वैल्यू यहाँ से क्या होंगी, तीनों की वैल्यू अलग होंगी, तो आपकी लाइन जो है एक दूसरे को एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से एक ग्राफ को लेते हैं। एक ग्राफ आपने ये लिया, एक ग्राफ आपने ये लिया। ठीक है भाई, अब यहां से कोई इक्वेशन जा रही है, कोई इक्वेशन सपोज करो ऐसे जा रही है। ठीक है, कोई इक्वेशन ऐसे जा रही है, इसको थोड़ा मैं और मोटा करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो आप, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है भाई। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये लाइन आपकी जा रही है, आपको स्क्रीन पर अच्छे से लाइन दिख रही होगी। ठीक है, अब ये लाइन जा रही है और दूसरी लाइन जो है वो भी डिक्टो सेम इसके जैसे आ गई, वो भी डिक्टो सेम टू सेम कैसी आ गई भाई, इसके जैसी आ गई। ठीक है, अब हम पेन कर लेते हैं बारीक। ठीक, अब पेन हमने बारीक कर लिया भाई, तो दूसरी लाइन भी जो है वो सेम इसके ऊपर आ गई है। अब स्क्रीन पर देखिए आप, एक लाइन निचली वाली जो है वो व्हाइट कलर की है और ऊपर वाली लाइन आपकी पिंक कलर की है। ठीक, तो ये लाइन में क्या आ गई, इसके डिट्टो सेम बिल्कुल इसके ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है
तो तीनों की वैल्यू a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी आ गई तो उनकी वैल्यू भी एक जैसी होगी। तो जब लाइन के ऊपर लाइन होती है, जब लाइन के ऊपर लाइन होती है तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ठीक है, तो जब लाइन के ऊपर लाइन आती है तो वो कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की। वो कंडीशन आपकी कोइंसिडेंट की होती है। और वो कंडीशन कब होती है? जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। वो कंडीशन कब होती है आपकी? जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। क्लियर? चल, अब एक लास्ट वाली कंडीशन बचती है, तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा साइड कर दो। ठीक, अब आपको हम दिखाते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, ग्राफ ले लेंगे फिर। ठीक है, चलिए ग्राफ ले लिया भाई। अब यहां से लाइन लेंगे, तो एक लाइन आपकी ये जा रही है। ठीक है, एक लाइन आपकी ये जा रही है, और भाई क्या हुआ, दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगी। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, गैप होगा, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा भाई। ठीक है, तो एक लाइन थी लेकिन दूसरी लाइन भी उसके पैरेलल चली गई। दूसरी लाइन में कैसे चली गई, उसके पैरेलल। अलग कलर से दिखा देता हूँ, चलिए ये कलर लेते हैं। तो यहाँ से जो इनके बीच का डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब एक लैडर की तरह जो सीढ़ी होती है, इस तरीके से लाइन है दोनों। ठीक, ये देखिए आप, एक लाइन ग्रीन है आपकी और एक लाइन येलो है। एक लाइन आपकी ग्रीन है और एक लाइन आपकी येलो है भाई। तो ये दोनों लाइन आपकी क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो थोड़ा मोटा कर देते हैं। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, एक ग्रीन है आपकी। ठीक, तो आपकी दो लाइन है और दोनों लाइनें आपकी कैसी है भाई, पैरेलल। क्लियर? जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ऐसी कंडीशन कब बनती है भाई, ऐसी कंडीशन जब बनती है जब आपका a1/a2, तो पेन बारीक कर लो थोड़ा सा। ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक, तो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल तो है, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। यदि ये तीनों इक्वल हो जाते तो फिर कंडीशन कौन सी बनती, कोइंसिडेंट वाली। कंडीशन कौन सी बनती, कोइंसिडेंट वाली। तो आपकी ये तीन कंडीशन होती हैं, आपकी भाई ये तीन कंडीशन होती हैं, सिर्फ ये तीन कंडीशन ही आपको पढ़नी है। तो मैं मानता हूं इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है भाई। सेलेक्ट नहीं हो रहा, अब हो गया। अब देखिए, पहली कंडीशन, पहली दूसरी तीसरी कोई सी को भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ से पहली कंडीशन लें तो जब दो इक्वेशन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एट ए पॉइंट कट करती हैं, तो तीनों ही वैल्यू अलग होती है। इस इक्वेशन की a1 b1 c1 इस इक्वेशन के a2 b2 c2 से अलग होंगे। कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होगा। यदि कोई भी वैल्यू इक्वल होती तो फिर या तो इसके ऊपर जाती है लाइन के ऊपर लाइन, या फिर आपस में कैसे बनाती है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब तीनों की वैल्यू आपस में क्या होगी भाई, कोई सी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और जब तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल होंगी
जब तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल होंगी तो ऐसी कंडीशन किसकी बनेगी, कोइंसिडेंस की। जब लाइन के ऊपर लाइन जा रही है बिल्कुल ग्राफ में, जो पोजीशन पहली इक्वेशन की है सेम पोजीशन दूसरी इक्वेशन की है, तो भाई इनकी वैल्यू भी क्या होंगी, सारी की सारी सेम होंगी। तो यहाँ से ये दो तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। जब लाइन के ऊपर लाइन जाती है तो तीनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जब लाइन के ऊपर लाइन जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है। और जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करेगी, एक लाइन कहीं से आ रही है और दूसरी लाइन कहीं और से आ रही है, तो वे आपस में टकराएंगी, कट करेंगी, तो ऐसे में कोई भी तालमेल उनमें नहीं होगा। वे एक दूसरे से आपस में क्या कर रही है, लड़ रही है, टकरा रही है, तो भाई उनकी वैल्यू में आपस में कोई भी तालमेल नहीं होगा, मतलब उनके विचार नहीं मिल रहे, का मतलब समझा, उनकी वैल्यू क्या है, तीनों की अलग। लास्ट वाली कंडीशन क्या आपकी, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है आपकी, ऐसी कंडीशन आपकी पैरेलल की होती है। तो अब आप आसानी से बता दोगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन अप्लाई है और उसका आंसर क्या। क्लियर, यहां से इसको मैं रब कर दूं, चलिए रब कर देते हैं। अब करते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक, एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है तो नोट कर लेंगे। ठीक, जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन में a1 की जगह a2 लेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 और इक्वल 0। जब हम जनरल इक्वेशन लेते हैं तो इक्वल के राइट साइड 0 लेते हैं। यदि यहाँ इक्वल के राइट साइड 0 नहीं है तो पहले 0 बनाएंगे, उसके बाद इक्वेशन चेक करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू चेक करनी है तो वैल्यू चेक कर लेंगे भाई। ठीक है, वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ a1 है और यहाँ x के साथ कौन है, 5। यहाँ x के साथ a1 है और यहाँ x के साथ 5 है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई, 5। आप कहोगे a1 की वैल्यू सर कितनी आई, 5। यहाँ y के साथ b1 है और यहाँ y के साथ -4 है। विद साइन लेना है, जो भी वैल्यू लेंगे हम विद साइन लेते हैं। तो यहाँ y के साथ कौन है, b1, और यहाँ y के साथ कौन है, -4। तो यहाँ से y की वैल्यू सॉरी b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। तो यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -। ठीक है, अब c1 चेक करेंगे। c1, यहाँ c1 है कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, 8। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या होगी, c1 की वैल्यू होगी भाई 8। क्लियर, चलिए अब यहाँ देखेंगे सेकंड इक्वेशन में, पहले इक्वेशन की कंपेयर पहले के साथ, दूसरी इक्वेशन की कंपेयर दूसरे के साथ। यहाँ x के साथ में कौन है, a2, लेकिन यहाँ x के साथ में कौन है, 7। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या होगी, 7। ठीक, तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। यहाँ y के साथ कौन है, d2, और यहाँ y के साथ कौन है, 6। d2 की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो यहाँ से d2 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए। यहाँ C2 कांस्टेंट टर्म होती है और यहाँ C2 की जगह कौन है, -9। विद साइन लेना है, -9 आएंगे। यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी होगी, -9। तो यहाँ से C2 कितना होगा, -9। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे क्या इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 की वैल्यू चेक करेंगे, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है, 5, और a2 की वैल्यू कितनी है, 7। तो a1/a2 कितना आया, 5/7। a1/a2 हमने यहां से नोट किया, तो वो कितना आया हमारा, a1/a2 आया भाई हमारा 7। ठीक है, अब यहां से b1/b2 चेक करेंगे, b1/b2, b1/b2 चेक करेंगे तो b1 कितना है, -4, और b2 कितना है, 6। यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो 2 2 4 और 2 3 6,
V1/V2 कितना आया, -2/3। क्लियर। चलिए अब चेक करेंगे C1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है 8 और C2 की वैल्यू कितनी है -9। क्या कुछ इसमें कट होगा? आप कहोगे सर कुछ भी कट नहीं होगा। तो अब आप जरा एक बार देखिए A1/A2 की वैल्यू, V1/V2 की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू, क्या आपस में इनमें कोई भी रिलेशन है? क्या ये आपस में इक्वल हैं? आप कहोगे सर ये तो तीनों ही वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग है। तीनों ही वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है, अलग अलग है। A1/A2 5/7 है, तो ना तो B1/B2 5/7 है और ना ही C1/C2 5/7 है। तो A1/A2 ना तो B1/B2 के इक्वल है, ना ही C1/C2 के इक्वल है। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो B1/B2 भी A1/A2 के इक्वल नहीं होगा। अब चेक करेंगे B1/B2 और C1/C2 क्या ये आपस में इक्वल है? आप कहोगे सर ये भी आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो कंडीशन क्या बनी? कंडीशन बनी A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 तीनों ही क्या है आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब अनइक्वल है। कहते हैं अनइक्वल। तो अनइक्वल को हम ऐसे शो करते हैं भाई। तो अनइक्वल को हम कैसे शो करेंगे? इक्वल के ऊपर कट का साइन लगा देते हैं, वो अनइक्वल हो जाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलिए तो यहां से क्या कंडीशन बनी? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन कब होती है? जब इक्वेशन में जो लाइन है वो क्या करती है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो आपकी लाइन कैसी होगी? लाइन होगी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। आपकी लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो द लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लिख देंगे यहां। ठीक है, द इक्वेशंस intersect each other at a point। पहले पार्ट का आंसर आपका क्या हो गया? The equations intersect to each other at a point। क्लियर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, वरना फिर अगले पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट की इक्वेशन राइट साइड में पहले चेक कर लेंगे इक्वल 0 है या नहीं। यदि इक्वल 0 नहीं है तो हम राइट साइड इक्वल 0 बनाएंगे, और यदि इक्वल 0 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऑलरेडी इक्वल 0 है भाई, तो हम अपनी जनरल इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है भाई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ से हम वैल्यू चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? वैल्यू चेक करेंगे भाई। a1 की वैल्यू चेक करेंगे। x के साथ यहाँ a1 है, लेकिन यहाँ क्या है 9, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है, चलिए भाई अब b1 की वैल्यू चेक करेंगे। b1 यहाँ कितना है, y के साथ यहाँ b1 है और यहाँ y के साथ क्या है 3। यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी भाई। चलिए अब c1 चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे? c1 कितना होगा? नीला पेन नहीं चल रहा इस पे, नीला पेन तो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ c1 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, यहाँ 12 है। क्लियर। अब हम वैल्यू चेक कर चुके हैं। वैल्यू चेक करने के बाद a1 कितना है? a1 है 9, b1 कितना है? b1 है 3
और आपका C1 कितना है, और C1 है आपका 12। लेकिन तीनों ही वैल्यू कैसी हैं, तीनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अर्थात प्लस की है। चलिए भाई अब सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड वाले में चेक करते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन में A2 कितना है 18, यहाँ x के मल्टीप्लाई में A2 है और यहाँ x के मल्टीप्लाई में 18 है, तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 18। x वाले के मल्टीप्लाई वाला x वाले के मल्टीप्लाई वाले के साथ ही मैच करेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ से A2 कितना है 18 है भाई, यहाँ से B2 और चेक करेंगे B2 कितना है। ठीक, तो B2 यहाँ कितना है 6, B2 की वैल्यू कितनी है 6। अब चेक करेंगे हम C2 कितना है। ठीक है भाई, तो C2 की वैल्यू कितनी है 24। और कमाल की बात, मजे की बात क्या है भैया, ये भी तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, अर्थात प्लस की है। A2 18, B2 6 और आपका C2 20। C2 कितना है 20। तो अब हम क्या करेंगे, हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले A1 अपॉन A2 को चेक करेंगे भाई। A1 की वैल्यू कितनी है 9 और A2 की वैल्यू कितनी है 18। A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 18। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो कट करने के बाद अर्थात सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1 अपॉन। अब यहाँ से B1 अपॉन B2 की वैल्यू चेक करेंगे भाई। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, यहाँ से B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है। B1 3 है और B2 6 है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। B1 अपॉन B2 भी कितना आया 1 अपॉन। C1 अपॉन C2 चेक करेंगे भाई। C1 कितना है, C1 आपका हो गया सर 12 है और C2 कितना है, C2 आपका 24 है। तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। C2 भी आपका कितना आया 1 अपॉन 2। यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम ये देखते हैं भाई कि हमारी तीनों वैल्यू कैसी आई इक्वल है। ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 और ये भी 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चला A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 क्या है आपस में, तीनों इक्वल हैं। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होगी, जो इक्वेशन होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। ग्राफ में जो इक्वेशन शो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी और एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनको हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट लिखेंगे, बिकॉज A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। So the lines, so the linear equation as coincident कैसी होंगी कोइंसिडेंट। तो सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो बताएं। मैं मानता हूं यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर है यहाँ तक। चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू चेक करेंगे। अपनी इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और यहाँ से A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। अब यहाँ चेक करेंगे क्या राइट साइड में 0 है, आप कहोगे हाँ राइट साइड में 0 है। यदि राइट साइड में 0 नहीं है तो पहले सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड में हम 0 बना दें। ठीक है चलिए। अब यहाँ से A1 कितना है 6 है भाई,
A1 आपका 6 है, ठीक। B1 आपका -3 है, विद साइन लेना है। और यहाँ से C1 आपका 10 है भाई, ठीक। अब A2 चेक करेंगे, A2 आपका कितना है 2। B2 चेक करेंगे, फिर B2 आपका कितना है, यहाँ बाई के मल्टीप्लाई में कोई नहीं है। मैंने आपसे बताया था जब किसी के मल्टीप्लाई में कोई भी ना हो तो वहां 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। यदि मैं 3 को 1 मल्टीप्लाई 3 लिखूं तो आंसर फिर भी 3 ही आएगा। तो हमेशा किसी ना किसी की मल्टीप्लाई, कोई भी मल्टीप्लाई हो, उसकी मल्टीप्लाई में 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। तो यहाँ 1 छिपा हुआ होगा, लेकिन कैसा है 1, माइनस का। B2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो C2 चेक करेंगे भाई, तो C2 आपका कितना है 9। C2 कितना है 9। अब यहां से हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे, B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे, एंड फिर C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे। चलिए भाई, तो A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे पहले। A1 कितना है 6, और आपका B1 कितना है, सॉरी A2 कितना है 2। 6 अपॉन 2, यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3 अपॉन 1, या 3 को हम 3 अपॉन 1 को हम 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से B1 अपॉन B2 चेक करेंगे। चलिए B1 अपॉन B2 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से B1 कितना है -3, और B2 कितना है -1। B1 -3 और B2 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 अपॉन 1 को हम क्या लिखेंगे 3, ठीक। अब C1 अपॉन C2 चेक करेंगे भाई। C1 अपॉन C2, C1 कितना है 9, C1 आपका 10 है, C1 आपका 10 है, और आपका C2 9 है। क्या यहाँ से कुछ भी कट होगा, तो कुछ भी कट नहीं होगा भाई। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 3, और B1 अपॉन B2 भी 3, लेकिन 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 C1 अपॉन C2 दोनों के इक्वल नहीं है। C1 अपॉन C2 उनसे अलग है भाई। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल कोई सा भी नहीं है। तो ये कंडीशन बनी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन भाई जब बनती है जब लाइन आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। तो ये मेरे इक्वेशन क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन क्या होंगी भाई, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जैसे सीढ़ी बना के दिखाई थी मैंने आपको, उस टाइप में होंगी। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ, आप भी भाई पानी पियो, मैं भी पानी पी लेता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं भाई। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या कहता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो यहाँ से आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 मिनट में भी आता हूँ, ठीक है। आप इतना क्वेश्चन को चेक, मैं देखता हूँ मैसेज आया है।
चलिए भाई आ जाइए। अब ये देखेंगे कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या चेक करेंगे, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपकी मैंने 3 कंडीशन बताई थी, कौन सी। एक कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C। एक कंडीशन ये है। ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जब होती है जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब कोइंसिडेंस हो। तो ये कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C। ये कंडीशन भी हमारी कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट। ठीक, अब इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी, तो जो बची हुई है वो हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ये हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। यहां तक कंफर्म करें भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या। अब ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें याद करने वाली, लर्न करने वाली कोई भी चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये कंडीशन ऐसी क्यों होती है भाई। चलिए देखिए, यहाँ क्या होता है, जब आप यहाँ ग्राफ लोगे, ठीक, यहाँ हमने ग्राफ लिया भाई, चलिए। तो यहाँ जब ग्राफ लेंगे, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भाई, दूसरी लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ग्राफ के क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में। तो ग्राफ के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब लाइन जहां कट करेगी वहां एक वैल्यू मिलेगी, एक्स की भी और वाई की भी। यहाँ कट करेगी तो यहाँ एक्स में कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ वाई में भी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, तो यहां से जब कट करते हैं तो यहां से एक वैल्यू मिली, तो x की भी वैल्यू मिली और y की भी वैल्यू मिली। तो इसको क्या लिखते हैं, द इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, मतलब x और y के एक एक सॉल्यूशन है, x की भी एक वैल्यू आ रही है और y की भी एक वैल्यू आ रही है। तो जब वैल्यू मिलती है हमको, जब हमको वैल्यू फाइंड हो जाती है, मिलती है, तो उस कंडीशन में हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब वैल्यू हमको मिलती है तो कंसिस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू कब मिलेगी, जब ग्राफ में दो लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं भी कट करेंगी या मीट करेंगी, तब हमको वैल्यू मिलेंगी, तब हमको क्या होगी, वैल्यू मिलेंगी भाई। ठीक, तो लाइन एक जगह पर कट कर रही है, एक एट ए पॉइंट, तो यहाँ से एक वैल्यू हमको मिलेगी, तो एक वैल्यू क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन मिलता है किसी भी कंडीशन में, जब सॉल्यूशन मिले तो उस कंडीशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, उस कंडीशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं भाई, ये आपका ग्राफ है और एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन भाई इसके ऊपर ही जा रही है, दूसरी लाइन भी क्या है, इसके बिल्कुल ऊपर जा रही है। और जब दूसरी लाइन इसके ऊपर जा रही है तो यहां से वो हर जगह मिल रही है, हर पॉइंट पर वो एक दूसरे से मीट कर रही है। अगर मैं ऐसे मान लो आप, अगर इस उंगली को मैं इस उंगली के ऊपर रख दूं, ठीक है, तो ये उंगली का हर पार्ट, हर पॉइंट दूसरे उंगली की हर पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक। यदि मैं ऐसे रख दूं तो सिर्फ ये एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं,
ठीक। और यदि मैं ऐसे रख दूं तो ये आपस में कहीं भी मीट नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जब मैं लाइन के ऊपर लाइन रखता हूं तो ये हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर क्या होंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे। और एवरी पॉइंट पर मीट करेंगे तो वो पॉइंट बताने हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ कितने पॉइंट होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे, ठीक। तो यहाँ से हम पॉइंट बताने इम्पॉसिबल है कि कितने पॉइंट होंगे। ऐसी कंडीशन में जितने पॉइंट होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। देखो यहाँ 1 पॉइंट मीट कर रहा है तो 1 सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइटली है, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली होंगे, ठीक है। तो भाई अब आप कहोगे कि हमको सॉल्यूशन तो यहाँ भी मिले, ठीक, भले ही बहुत सारे सॉल्यूशन है, अनगिनत है, लेकिन सॉल्यूशन तो मिले। तो सॉल्यूशन मिले, तो जब सॉल्यूशन मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। बहुत ध्यान से, आराम से, सुकून के साथ समझेंगे। आपको जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो शायद इतना डीपली ना पढ़ाते हो, ठीक, लेकिन यहाँ चीजें आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाई जाएगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ से जब भी हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, चाहे 1 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो ऐसी कंडीशन में कि जब भी हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। लेकिन अब एक लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। अब क्या करेंगे, एक लास्ट वाली कंडीशन देखेंगे। यहाँ ये आपका ग्राफ है, ठीक, चलिए ये ग्राफ है आपका। यहां से क्या है, एक लाइन ये जा रही है, तो बराबर देखो, ठीक, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही है। दूसरी लाइन भी क्या है, बिल्कुल इसके पैरेलल है भाई। और जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या वे आपस में कहीं भी एक दूसरे को मीट करेंगी, कट करेंगी या टच करेंगी, तो आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन में तो ये लाइन कभी भी एक दूसरे को ना तो कट करेंगी और ना ही एक दूसरे को मीट करेंगी, ना टच करेंगी, ठीक। तो जब ये कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी तो यहाँ से हमको क्या कोई वैल्यू मिलेगी, कोई सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन आपस में एक दूसरे को कट करें या टच करें या मीट करें, ठीक। कट मतलब इंटरसेक्ट करें, सही है। तो यहाँ से क्या है, कोई भी लाइन, दोनों में से कोई भी लाइन एक दूसरे को कभी भी ना तो टच करेंगी ना इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब यहाँ से ये टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हमको यहाँ से इक्वेशन से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक। यहाँ से क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, सही है। तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, इनकंसिस्टेंट। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों की कंडीशन में क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट। अभी आपको आगे ये भी बताना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन कितने सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है। 3 तरीके के सॉल्यूशन हो गए, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और एक आपका नो सॉल्यूशन। तो आपको आगे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन किस प्रकार का सॉल्यूशन रखती है भाई। तो यहाँ से देखिए, ये वाली कंडीशन इंटरसेक्ट वाली कब बनती है, इंटरसेक्ट वाली कंडीशन कब बनती है, जब आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये कंडीशन बनती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन रखती है, तो यदि हमारी वैल्यू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसी कंडीशन किसमें होती है, इंटरसेक्ट वाले में। तो इंटरसेक्ट में क्या होगा, हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि लाइन जो है वो सिर्फ एक जगह कट कर रही है। जब 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब 1 सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। जब लाइन के ऊपर लाइन होती है, जब लाइन के ऊपर लाइन होती है तो तीनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड इक्वल c1/c2। जब लाइन के ऊपर लाइन जाती है ग्राफ पर तो तीनों ही वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? चलिए अब लास्ट वाली कंडीशन बची है, जब लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करती, मतलब लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, हमेशा इनके बीच का गैप क्या होगा? इक्वल होगा। सीढ़ी टाइप में बनेगी, लैडर टाइप में। ठीक, तो यहाँ एक दूसरे को मीट नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन कब बनती है? A1/A2 B1/B2 के इक्वल होता है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आप यहाँ रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ माइंड में रखेंगे, चीजों को सेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हम अब क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। सिर्फ एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, किसमें? जब लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है भाई। लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो कैसी होती है फिर? इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ तक क्लियर होगा? चलिए अब पढ़ते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। जब तीनों ही लाइन आपस में इक्वल होती है तो वो कंडीशन कौन सी होती है? कोइंसिडेंस वाली। तो उसमें क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे तो लाइन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। यहाँ क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है भाई। जब तीनों ही वैल्यू अलग होती हैं, नॉट इक्वल होती हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका? ऐसी कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन। जब एक जगह लाइन इंटरसेक्ट कर दिया तो सॉल्यूशन भी कितना होगा? एक सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ये मैं आपको क्यों नोट करा रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, और जब A1/A2 B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है भाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशन कब होती है? पैरेलल लाइन में। तो पैरेलल लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। जब कभी भी मीट नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इक्वेशन कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होगी आपकी? इनकंसिस्टेंट। तो यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो प्लीज बताएं कमेंट में। इसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि मैं आपको ये चीज ना समझाऊं और डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाऊं तो शायद आपके माइंड में इतने अच्छे से सेट ना हो। तो क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को पहले समझना जरूरी है, उनका बेस जानना बहुत जरूरी है कि ये चीज कहां से आई, क्यों आई और कैसे आई। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। और अब कर दूं मैं? तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ही कंडीशन में कंसिस्टेंट सॉरी इनकंसिस्टेंट होगा। कौन सी कंडीशन में? पैरेलल वाली कंडीशन में। और पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। बाकी सारी इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका 3x + 2y = 5 है और यहाँ 2x - 3y = 7 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वल के राइट साइड 0 बनाते हैं। तो यहाँ से इक्वल के राइट साइड भाई 0 बना देंगे। ठीक है, तो प्लस का 5 है, इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा और ये क्या बन गया? 0। अब सेकंड इक्वेशन 2x - 3y और -7 प्लस का 7 इधर आकर क्या होगा? माइनस का, और इक्वल के साइड दोनों ही इक्वल के राइट साइड दोनों ही इक्वेशन में 0 बना देंगे। अब A1/A2 B1/B2 चेक करेंगे। A1x + B1y और +C1 = 0 जनरल इक्वेशन, और यहाँ A2x + B2y और +C2 = 0। इनसे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से A1 कितना आएगा? 3, B1 कितना आएगा? C1 आपका आएगा 2 और आपका C1 कितना आएगा? -5। क्लियर? चलिए
अब यहाँ से A2 कितना आएगा, A2 आपका 2 है, B2 आपका कितना है -3 है, एंड C2 आपका कितना है, C2 आपका भाई माइनस। तो अब क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 चेक करेंगे। A1 अपॉन A2 चेक करेंगे, A1 अपॉन A2 कितना है, तो A1 3 है, A2 2 है, तो A1 अपॉन A2 कितना है 3 अपॉन। B1 अपॉन B2 चेक करेंगे, तो B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -2 और B2 की वैल्यू -, यहाँ से -2, तो माइनस हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी कोई फैक्ट नहीं पड़ता। C1 अपॉन C2 चेक करेंगे, C1 अपॉन C2, तो यहाँ से भाई C1 कितना है -5 और C2 कितना है -6, C1 -5 और C2 कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से C1 अपॉन C2 कितना आएगा 5 अपॉन 7, A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 -2.3, C1 अपॉन C2 5 अपॉन 7। क्या इन तीनों में आपस में कोई भी इक्वल है, क्या इन तीनों में आपस में कोई भी इक्वल है, तो आप कहोगे सर इनमें तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो यहां से लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन कब बनती है, जब लाइन एट ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, तो कैसी होंगी ये कंसिस्टेंट, तो हमारी इक्वेशन कैसी होंगी कंसिस्टेंट होंगी, कैसी होंगी इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपका 2x - 3y, तो यहाँ इक्वल क्या करेंगे 2x - 3y प्लस के 8 है, इधर लाएंगे माइनस के 8 और इक्वल 0, यहाँ से 4x - 6y और प्लस के 9 है, इधर आकर माइनस के 9 और इक्वल 0। इक्वल के राइट साइड हमको 0 हमेशा बनाना है, इक्वल के राइट साइड क्या करना है हमेशा 0 बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 हम चेक कर लेंगे। चलो पहले A1 लिख लेते हैं, A1 कितना है 2 है, B1 कितना है -3 है और C1 कितना है -8 है। ठीक है भाई, अब यहाँ से A2 चेक करेंगे, A2 कितना है 4 है, B2 कितना है -8 और C2 कितना है, C2 है -9। क्लियर, चलो तो यहाँ से A1 अपॉन A2 चेक करेंगे, A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2 है 2 अपॉन 4, A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2 आपका 2 अपॉन 4 है। ठीक, तो यहाँ से 2 1 2 और 2 2 4, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 चेक करेंगे भाई, B1 अपॉन B2, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 अपॉन 6 को क्या लिखेंगे 3 1 3 और 3 2 6, यहाँ से ये भी आया 1 अपॉन। C1 अपॉन C2 चेक करेंगे, C1 की वैल्यू -8 है और C2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना बचा 8 अपॉन 9। अब यहाँ से देखो कौन कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं है भाई, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। यहाँ से कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, तो ये कंडीशन बनी, और ये कंडीशन कब बनती है पैरेलल लाइन में, कब बनेगी पैरेलल लाइन में, और पैरेलल लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करती, तो वहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या होंगी इनकंसिस्टेंट। यहाँ से आपकी इक्वेशन कैसे होंगी या लाइन कैसी होंगी इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली कंडीशन में ही इनकंसिस्टेंट होंगी, बाकी सब कंडीशन में आपकी कंसिस्टेंट होगी। तो सिर्फ ये कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, अदरवाइज जो बाकी की दो कंडीशन है उनमें क्या होंगी लाइन कंसिस्टेंट होगी। चलिए अगला देखते हैं, यहां से डायरेक्ट मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक,
A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 3/2, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 5/3, और यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है -7। क्लियर। A2 की वैल्यू चेक करेंगे, A2 की वैल्यू कितनी है 9, और यहाँ से B2 की वैल्यू कितनी है -10, और यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी है -14। प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो A1/A2 चेक करेंगे भाई, A1/A2, A1/A2 कितना है आपका 3/2, और A2 कितना है 9। ठीक, 3 × 3 और 3 × 3 9, यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 2 × 3 6। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखो, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 2 नीचे कैसे आया भाई। देखो A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, और डिवाइड A2 की वैल्यू कितनी है 9, तो 3/2, और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे की जो वैल्यू है वो पलट जाती है, मतलब 9 का क्या हो जाएगा 1/9, तो 2 कहाँ जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए B1/B2 चेक करेंगे, B1 कितना है 5/3, और B2 कितना है -10। 5/3 और B2 है -10, तो 5 2 10, तो कितना आया 1, और 3 2 6, लेकिन -के, लेकिन भाई कहते हैं माइनस के। चलिए अब C1/C2 चेक करेंगे, C1 कितना है -7, और आपका C2 कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 7 4। तो यहाँ से भैया वैल्यू चेक करेंगे क्या क्या है, ये 1/6 है, ये -1/6, और ये 1/, कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो कंडीशन कौन सी बनेगी, तो कंडीशन भाई हमारी बनेगी इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। कंडीशन कौन सी बनेगी कंसिस्टेंट। ये भी हमारी इक्वेशन कैसी होगी कंसिस्टेंट। और है क्या इसमें, चलिए भाई इसमें ये देखिए जो 3 पार्ट है यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब 3 का यहाँ 4 नंबर, ठीक, 3 का 4 नंबर और 5 नंबर, ये 2 आपको होमवर्क में करके लाने हैं। आप कमेंट करके तो बताते नहीं हो कि आंसर क्या है, कमेंट करके आंसर जरूर बताना है भाई। 5 नंबर आपका होमवर्क है, थर्ड का 5th पार्ट और थर्ड का 4th पार्ट, दोनों आपके क्या है होमवर्क है। इनको आप करके लाओगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टिक करा दूंगा। ठीक है, तो आज आपकी सेवा ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।